Good morning to everyone. I am Anil Kumar Tamrakar, PGT Mathematics, Kendriya Vidyalaya, Malajkhand. Today I am going to teach Mathematics class 10th, chapter 2, Polynomial. Let's start. In class 9th, you have already studied the polynomials in one variable, their terms, their degree, and all those things. Now we recall the definition of polynomials and algebraic expressions in the form of a0 x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3 plus dash dash. Suppose n terms are given. How many terms? There should be the fixed terms and terms. M terms are given. Suppose then it is called polynomial in x. Here we use the variable x, x की power 0, x की power 1, x की power 2, x की power 3. Here we have used x as a variable. That's why this is called the polynomial in x, where a0, a1, a2, a3 are constant. A0, a1, a2, a3 are the constant. Constants should be from the set of real number. मीन्स a0, a1, a2, a3 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये रियल नंबर से ही होने चाहिए. कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन्स ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, अंडर रूट में हो सकते हैं. लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हम देखते हैं यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और 3 है. मीन्स 0 से कम नहीं है. और यहाँ देखेंगे हम सारे के सारे होल नंबर में है इसकी पावर. कोई भी इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव में नहीं है. मीन्स अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है या वाई में है या जेड में है या टी में है, तो हम वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे. अगर वेरिएबल की पावर जो है हमारी सारी की सारी होल नंबर में है, तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है. अगर किसी भी टर्म्स में अगर वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है या फिर डेसिमल में है, तो हम कहेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है. हमने देखा कि अगर उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो हम कहेंगे कि वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है. a0, a1, a2 कोई सभी रियल नंबर हो सकता है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आते हैं अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मीन्स हम पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स. अगर पॉलिनोमियल हमारा एक्स में है, पॉलिनोमियल हमारा वाई में है, जिसमें भी पॉलिनोमियल है, जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मीन्स वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री. सपोज जब ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स में गिवन है, हम देखते हैं एक्स में क्या है. ये टर्म्स हैं 7x² फर्स्ट टर्म्स, x माइनस एक्स की पावर 12 सेकेंड टर्म है, x की पावर 2. ये देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि इसमें टर्म्स में देख रहे हैं कि जो x की ये पावर है 12 है, ये मैक्सिमम पावर है. तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी हमारी जो आ गई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहीं पे कहीं और भी होता, अगर पावर एक यहाँ 12 है, कहीं और भी पावर 12 होती, तो हम क्या बोलते, अगर रिपीट हो रहा है नंबर तो भी हम यही बोलेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 12 है. हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर डिग्री मैक्सिमम जो डिग्री है वो रिपीट हो रही है कहीं पे, तो हम कहेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमारी 12 है. तो ध्यान रहेगा आपको, अगर वो 1 वेरिएबल का है तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी. अब हम आते हैं, मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारा 2 वेरिएबल में है या मोर देन 2 वेरिएबल्स में है. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल्स. अगर हमारा पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है तो हम उसकी डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे. हम देखते हैं क्या है. इफ़ पी एक्स वाई इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई. अगर हमारा पॉलिनोमियल एक्स और वाई में है, वी ऐड द पावर ऑफ वेरिएबल्स in each term and the highest sum of power is called degree of polynomial. क्या करेंगे हम, we add the powers of variables in each terms. ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया और ये नेक्स्ट 4th टर्म हो गया. क्या करना है हमको, हर एक टर्म में ऐड पावर्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे. यहाँ पे
हम 2 और 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13 आएगा। यहाँ पे 7 और 8 को ऐड करेंगे तो सम आएगा हमारा 15 आएगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सम करने की जरूरत नहीं पर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम सम है, मैक्सिमम सम हमारा कितना है, ये 13, 15, 2, 3, तो मैक्सिमम सम हमारा कितना हुआ, 15 हुआ। तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 15 है। ऐसे नहीं कि देखना है कि हमने देखा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 11 है तो हम इसको जल्दी जल्दी में कह दें कि इसकी डिग्री 11 है। हमने ऐसा नहीं है। अगर ये 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल्स का है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स की जो पावर है उसको सम करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम सम होगा वो हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। मान लीजिए एक और कोई पॉलिनोमियल है जो कि हमारा एक्स वाई और जेड है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसको हम z कर लेंगे, ये z कर लेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x, y और z 3 वेरिएबल्स में है। हमने क्या कहा, इन ईच टर्म्स ऐड द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर को ऐड करो। यहाँ 10 एंड 1 11, 11 एंड 2, ये 13 आया, इसका सम आया हमारे पास 13 आया। 7 + 8 15 और इसकी पावर 1 है तो ये आया हमारा सम आया 16 आ गया। 8 और 2 यहाँ 2 ही वेरिएबल हैं तो यहाँ 10 आ गया। 8 एंड 3 ये आ गया हमारा 11 आ गया। हम चेक करते हैं हर एक टर्म में जो मैक्सिमम समय हमारा यहाँ पे 16 है तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आ गई वो कितनी हो गई, हमारी 16 हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी मोर देन 2 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए डिग्री पूछी जाए तो आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है कि बिना पावर को सम किए हुए आपको देख के नहीं बोल देना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम देखते हैं जो इसमें है जीरो पॉलिनोमियल और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इफ़ ऑल कोफिशिएंट्स कांस्टेंट, जो हमने बोला था कांस्टेंट क्या लिया था हमने, a0 a1 a2 a3 a4 ये कांस्टेंट लिए थे। अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट क्या हैं, आर जीरो, वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल। डेफिनेटली अगर जैसे हमने बोला था कि px का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था उसमें a0 a1 a2 लिया था, अगर सारे के सारे जीरो होंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जब जीरो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल। px = 0 है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब हम इसकी डिग्री फाइंड करने की कोशिश करें, अगर हम डिग्री एंड टर्म्स ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, अगर हम इसकी डिग्री फाइंड करने की कोशिश करें तो डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर है, तो वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, तो वेरिएबल की अगर पावर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0 × x2 to the power 10 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो कोई भी कह सकता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है। मान लीजिए कोई ऐसा नहीं लिखता, कोई किसी ने ऐसा लिख दिया कि 0 × x⁻20, ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। अगर इसको कोई देखेगा तो ये कह सकता है कि इसकी डिग्री 10 है, और अगर इस तरह का देखेगा तो कोई बोलेगा इसकी डिग्री 20 है। इसी वजह से जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिफाइन नहीं होती है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ़ px इज़ 0, px इज़ c, अगर px हमारा c है, px c है, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मीन्स अगर हमें px की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, मान लेते हम px की जगह कोई कुछ भी लिख लेते हैं, px की जगह मान लीजिए हम 10 लिख लेते हैं, -7 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, -7 लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी नंबर हो सकता है, 7/2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू होगी उसमें रियल नंबर से होना चाहिए वो, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज 0। यहाँ पे 1 लिखा था, इसको हमने करेक्ट कर लिया। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। कैसे, अगर हम यहाँ पे चाहें तो 7 × चाहें तो लिख सकते हैं x⁻0। अगर हम चाहें तो कोई मान लीजिए हमने px का एग्जांपल लिया है कि px = मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने -10 लिया है, -10 लिया है, तो भी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, तभी x की पावर क्या होगी, 0 1 होगा, और 1 होगा तो ये -10 हमारा बचा रहेगा, -10 यहाँ पे भी -7, तभी डिफाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे गलती से लिख गया है 1, तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखते हैं हम बेस्ड ऑन टर्म्स, मतलब बेस्ड ऑन टर्म्स का मतलब ये हुआ कि हम पॉलिनोमियल की टर्म्स को देखकर, टर्म्स को काउंट करके हम बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल कैसा है।
जैसे पहले हमने क्या बोला, मोनोमियल पहले का नाम है। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग, जैसे आपने देखा होगा क्लास 9th में, अगर आप किसी से पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आप क्लास 9th में पूछें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोनोमियल, तो बच्चा सीधे से बोलेगा कि अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। आप देखिए यही बोलेगा बच्चा कि अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। क्या बोलना है आपको? अ पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म्स, एक टर्म तो हो लेकिन वह क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, इज़ कॉल्ड मोनोमियल। जैसे हमने देखो एक टर्म लिया है लेकिन वो नॉन जीरो है, यहाँ भी हमने एक टर्म लिया है वो भी नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो वन टर्म है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल का नाम क्या देंगे? हम मोनोमियल देंगे। अब आते हैं बाइनोमियल्स में। बाइनोमियल्स में भी हमने वही कहा, अगर आप क्लास 9th में किसी बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल्स, तो सीधे सीधे बोलेगा अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है, आपको ध्यान से बोलना है। आप अ पॉलिनोमियल हैविंग टू नॉन जीरो अनइक्वल टर्म्स, ये हमने क्यों लिखा अभी हम बताने वाले हैं आपको। ये हमने क्यों लिखा है? टू नॉन जीरो अनइक्वल टर्म्स, दोनों जो टर्म्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए? अनइक्वल टर्म्स होनी चाहिए। अनइक्वल टर्म्स होंगी तभी ये दो टर्म कहलाएंगे, अगर दो टर्म होंगे तभी हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए आपने एक टर्म लिख लिया 7x² और दूसरी टर्म लिख लिया यहाँ पे 2x², आपने दो टर्म लिख लिया। अगर इससे कोई पूछे कि आप बताइए ये 7x² है और यहाँ पे प्लस 2x² है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो 9th क्लास का बच्चा हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी में ये बोल दे कि ये बाइनोमियल है। जबकि अगर आप देखें कि 7x² और 2x² क्या है? ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं। इस वजह से क्या होगा? इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 9x⁴। इसका मतलब इसमें एक ही टर्म आ जाएगी। अगर एक टर्म आ जाएगी इसका मतलब देखने के लिए हम दिख तो जरूर रहा है कि ये बाइनोमियल जैसा है, लेकिन ये रियल में क्या है? हमारा मोनोमियल है। इसीलिए हमने बोला है कि बाइनोमियल की डिफिनेशन में क्या हमें ध्यान रख के बोलना है कि आप पॉलिनोमियल हैविंग टू नॉन जीरो अनइक्वल टर्म्स, दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? अनइक्वल टर्म्स होने चाहिए। अगर टर्म्स इक्वल हो जाएंगी तो फिर वो अलग अलग टर्म नहीं कहलाएंगे, एक ही टर्म कहलाएंगी, तो इस वजह से वो मोनोमियल भी हो सकता है। तो हम ध्यान से देख के बोलेंगे, दोनों के दोनों क्या है हमारे टर्म्स? वो अनइक्वल होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई जीरो कर देता, लिख देता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई जीरो लिख दिया। अगर जीरो लिख दिया तो अब क्या कहेंगे? अब देखने में क्या लग रहा है? इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो लेकिन 3 टर्म्स कैसे हो गई? ये तो जीरो है। हमने पहले ही बोला है डिफिनीशन में कि नॉन जीरो, कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास केवल दो ही टर्म है, तो ये क्या होगा? हमारा बाइनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं हम ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल की डिफिनेशन में वैसे बाइनोमियल से हम बनाएंगे आ पॉलिनोमियल हैविंग 3 नॉन जीरो अनइक्वल टर्म्स, तीनों की तीनों हमारी नॉन जीरो होने चाहिए और तीनों की तीनों टर्म्स क्या होनी चाहिए? हमारी अनइक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तभी वो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने पॉलिनोमियल के लिए क्या पढ़ा था? अभी बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा था, अब हम बेस्ड ऑन पावर पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन पावर पढ़ेंगे। एक चीज़ छूट गई इसमें, जैसे हमें क्या बताना था? बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस में हमें ये बताना था कि हमने इसमें टर्म्स को काउंट किया है। जब हमने इसमें टर्म्स काउंट किया है तो हमने इसमें ये नहीं देखा कि उसकी डिग्री कितनी है या उसका पावर कितना है, हमने केवल क्या काउंट किया? टर्म्स काउंट किया है। वैसे ही जब हम इसमें आएंगे बेस्ड ऑन पावर, जब हम पावर के बेस पे हम करेंगे तो हम उसमें टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे। टर्म्स हमारी कितनी भी हो सकती हैं, अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि उसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये बहुत ईजी है, ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा, इसको हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे क्या बोलेंगे? हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x+7 है, ये हमारा क्या है? एक इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अगर इसकी डिग्री 1 हो गई तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो होगा मिनिमम टर्म 1 हो सकती है और इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा
जो पॉलिनोमियल होगा उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसी वजह से इसकी डिग्री 2 हो गई। जब डिग्री 2 हो गई तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम टर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सेम वही है, इसकी जो मिनिमम से मिनिमम टर्म हो सकती है, मिनिमम टर्म 1 होगी और मैक्सिमम टर्म 3 हो सकती है। अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम टर्म्स की बात करें इसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं, तो इसकी टर्म्स में भी सेम वही है, ये इसकी मिनिमम टर्म्स एक हो सकती है और मैक्सिमम टर्म 4 हो सकती है। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो लीनियर है तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, एक ज़्यादा हो गई। क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो मिनिमम टर्म्स उसमें 1 हो गई और मैक्सिमम 3, 2 है तो इसमें 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें 3 है तो 4, मीन्स मिनिमम टर्म जो है हमारी 1 है और मैक्सिमम टर्म क्या है, 4 है। इसी की तरह हम आगे भी बोल सकते हैं बाईक्यूबिक पॉलिनोमियल। बाईक्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर कोई पॉलिनोमियल है वो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के हम क्या देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में केवल पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस फाइंड करने की कोशिश की होगी, जीरोस फाइंड क्या होगा और उसके सोल्यूशन फाइंड किए होंगे, उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं, जीरोस या उसी के सोल्यूशन फाइंड किया होगा। हम आप क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। You know that real number k is 0 of a polynomial px if pk is equal to 0। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कोई कांस्टेंट k फाइंड कर लेते हैं जिसको x की जगह पे पुट करने पे ये हमारा 0 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो k की वैल्यू है वो क्या है, हमारा इसका 0 है। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू को -3/2 पुट करेंगे, x की वैल्यू को -3/2 पुट करें तो क्या होगा, -3/2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये -3 और +3 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो x = -3 आया है ये हमारा, इसी को k बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का हमारा एक 0 है। अगर वो लीनियर होगा तो उसका केवल एक ही 0 आएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 0 आएंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 0 आएंगे। जैसे कि अगर हमने कहा कि जैसे ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, इसके अभी हम 0 कैसे फाइंड करेंगे, हम आगे इसको स्टडी करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे x² - 3x - 4 है, इसके केवल 2 0 आए हैं, ये लिखे हुए 2 0 आए हैं। मतलब अगर -1 पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम x की जगह पे -4 पुट करेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जीरोज आर -1 एंड -4। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें ऐसे 3 के मिलेंगे, x की वैल्यू 3 हम फाइंड कर सकते हैं, जिनको हम पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करो तो भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो तो भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा, 3 से ज़्यादा ऐसी कोई वैल्यू इसकी होगी ही नहीं कि अगर हम कोई और वैल्यू पुट करें तो ये 0 हो जाए। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, -2, 0 और 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको कि हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वैसे ही इसमें भी ऐसा ही है कि -1 और -4 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे अगर हम पुट करें तो ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वैसे लीनियर पॉलिनोमियल में भी है, एक ये यूनिक नंबर है -3/2। -3/2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको कि अगर हम पुट करें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल हमारा पहला हमने एग्जांपल लिया था 2x + 3 लीनियर लिया था। हमने इसमें क्या किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश किए हैं। x की जगह पे मान लो हम -2 पुट करते हैं तो ये जो हमारा px था इसको अगर हम y ले लेते हैं, तो अगर हम x की जगह पे -2 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, -1। -2 पुट करेंगे तो -2 × 2 -4, -4 + 3 दैट इज़ -1। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आप यहाँ पे 2 पुट करके देख लो तो 2 × 2 4, 4 + 3 7, और x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो 0 आएगा। मीन्स अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो केवल एक ही बार 0 आएगा। इसको हम अगर प्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं तो x = -2, x = जो हमारा ये -2 है, ये x = -2 एंड y = -1, y = -1। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, x = +2
एक्स इक्वल टू +2, वाई इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमने प्लॉट किया। अब x इक्वल टू -3/2, -3/2 मीन्स 1.5, ये 1.5 -1.5 एंड 0, ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट हुआ। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो एक हमको लाइन मिल गई, एक लाइन मिल गई, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप अगर लीनियर पॉलिनोमियल को देखो, ये जो हमारा ग्राफ आया है, अगर आप ग्राफ को देखो तो क्या हुआ है, यहाँ पे इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पे कट किया है, ये एक पॉइंट पे कट किया है। अगर कहाँ पे कट किया है, -3/2 पे, वही इसका 0 भी हुआ, ये 0 -3/2। अगर हम इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें या इधर एक्सटेंड करते हैं, हम कितना भी एक्सटेंड करते रहें, ये नेक्स्ट टाइम दोबारा से कभी भी एक्स अक्ष को दोबारा से नहीं कट करेगी। इसका मतलब अब हमें दोबारा इसका 0 नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से बोलते हैं कि लीनियर जो पॉलिनोमियल का है उसका एक ही 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा हमने एक एग्जांपल लिया था, वही x² - 3x - 4, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम इसके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू हमने -2 पुट किया, अगर -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, -1 में पुट किया तो 0, ऐसे हमने इसके सारे नंबर्स पुट करके हमने इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आप इसके बहुत आसानी से नंबर इसके निकाल सकते हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉलिनोमियल दिया है तो p-2, p-1, p0, p1, p2, p3, p4, p5, ऐसे वैल्यू बहुत सारी फाइंड की होंगी। तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू -2 है और y इक्वल टू 6 है, तो हम x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 और y इक्वल टू 6 प्लस का 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में आते हैं, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, ये दूसरा पॉइंट हुआ। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4, -4 मीन्स नीचे 1 2 3 4, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ, ये 0 -4। और अगला पॉइंट है 1 - 6, ये है 1 - 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 1 - 6 पॉइंट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2 + 2 - 6, ये +2, 1 2 3 4 5 6, -6, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ 2 - 6 का। 3 - 4, ये 3 - 1 - 2 - 3 - 4, ये 3 - 4 नेक्स्ट पॉइंट आया। 4 0, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 आया। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6, ये हमारे प्लॉट आ गए। सारे हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिए, तो ये सारे नंबर आ गए। हम सारे हमने पॉइंट्स को ऐसे करके हमने ये ऐड कर दिए, इनको ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे, अगर हम माइनस में रखेंगे और माइनस में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा इस तरह जाएगा। अगर हम ये रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हमारा जो ग्राफ है, ये कभी भी अब एक्स अक्ष को कभी भी कट नहीं करने वाला। हमने देखा कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2 का था। तो आप देखिए इसने क्या किया है, इसके जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस को है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ये देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब इसके 2 जीरो हैं। कौन कौन से पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है, एक तो x इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट किया है और एक x इक्वल टू 4 पे इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब इसके जो जीरो हैं, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -1 हुआ, और दूसरा इसका जो जीरो हुआ x इक्वल टू क्या हुआ, 4 हुआ। जहाँ पे ये x अक्ष को कट करेगा वो इसके जीरोस कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू को अगर आप 4 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो हुए, इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझ पाए हैं। अब आगे हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने फाइंड करके रखे हैं। आप कोई से भी आप चेक करके देख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, आप आगे ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने x की वैल्यू को -2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू को -1 पुट किया, यहाँ पे x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे हम तो इसकी टोटल वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 आएगा, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो -3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो -2 0, ये x इक्वल टू -1 -2 0, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। -1 3, ये माइनस और 1 3, ये दूसरा पॉइंट हो गया। 0 एंड 0, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। और अगला पॉइंट हुआ 1 - 3, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। और फिर 2 और 0, ये हो गया। इसका भी हमने देखिए कि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हमने ग्राफ ड्रा करके देखा, तो यहाँ पे भी हमको देखिए मिल रहा है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3।
1 to 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसी तरह से इसके 3 जीरो हुए। 3 जीरो कौन कौन से होंगे? x इक्वल टू ये -2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये 2। इसको हमने आपको उसमें दिखाया भी था, इसके जीरोज़ में भी दिखाया था। तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज़ हो गए, और 3 जीरो जहाँ जहाँ भी एक्स एक्स को कट करेगा वो हमारे जीरोज़ कहलाएंगे। अगर मान लीजिए बाइक्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, अगर बाइक्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो निश्चित रूप से जो हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? अगर वो बाइक्यूबिक है, बाइक्यूबिक का मतलब डिग्री 4 का होगा, तो डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 4 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा वो। मान लीजिए जैसे ये देखते हैं, हम केस 1 स्टडी करते हैं। एक कोई ग्राफ दिया हुआ है, अगर ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम ग्राफ, हमें इसका पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है कि कैसा पॉलिनोमियल है। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमसे कोई ग्राफ के हेल्प से पूछता है कि आप बताइए कि जो ये भी पॉलिनोमियल होगा वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री पूछे तो हम बता सकते हैं कि वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये डेफिनेटली किसका होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। और अगर इसके कोई जीरो की बात करें तो हम इसके जीरो भी बता सकते हैं कि इसके जीरो कितने होंगे? हमारे 2 जीरोज़ होंगे। ऐसे ही अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा नहीं जाता है कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, तो हम देख के बता सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है ये एक्चुअली में क्या हुआ, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है। इसका मतलब डेफिनेटली जो होगा हमारा क्या होगा, इसके कितने जीरो आएंगे? इसके 1 जीरो आएंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ज़रा, ये जो हमारा ग्राफ ड्रा है, अगर कोई पूछे कि इसके कितने जीरो होंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस तरह के पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ हमारा जो है हमारा एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, एक्स एक्सिस को देखिए आप कहीं भी नहीं कट किया ये ग्राफ, केवल वाई एक्सिस को कट किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल का जीरो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक अगला एग्जांपल है, इसमें भी अगर ये देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ भी हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे देयर इज नो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए लिखा हुआ है, आप इसको जैसे हमने बोला कि जो ग्राफ है अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, अगर जीरो पूछेगा तो जितने बार कट करेगा तो हम कह देंगे उसके इतने जीरो हैं। अगर वो पॉलिनोमियल के बारे में पूछता है वो कैसा पॉलिनोमियल है, तो हम उसको बता सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपके खुद के लिए है, आप इसको सॉल्व करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसके एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए हुए हैं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब एक्सरसाइज 2.1 के आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना है? जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल के जो हैं जीरोज फाइंड करेंगे और उसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और हम देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन आता है। किसके बीच में? जो जीरोज होता है और उसका जो कोफिशिएंट होता है, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। इसको हम क्या करते हैं? इसके जीरोज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जीरोज फाइंड करेंगे हम स्प्लिटिंग मेथड से। -8x को हमने स्प्लिट किया 2x² - 6x - 2x, और इसके हमने फर्स्ट 2 टर्म्स है और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन फाइंड किया। 2x कॉमन आ गया तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा x - 3, x - 3 x - 3 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ तो x - 3 और 2x - 2, ये 2x - 2। तो जब हम x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = +3 हो जाएगा, यहाँ -2 तो उधर जाएगा +2, 2/2 1। मतलब इसके जो जीरो आ जाएंगे हमारे 3 और 1 आ जाएंगे। जीरोज हैं, मान लीजिए हम पहले जीरो को अल्फ़ा बोल देते हैं, दूसरे जीरो को बीटा बोल देते हैं। अगर आप चाहें तो अल्फ़ा = 1 ले सकते हैं, बीटा = 3 लिख सकते हैं। आर्डर का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 2 जीरो आए हैं, उनको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इनके जीरो को सम करते हैं, देखते हैं क्या था, अल्फ़ा + बीटा = हमने सम किया 4 आ गया। अल्फ़ा + बीटा ये हमने 3 और 1 निकाला था, 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि इन जो कोफिशिएंट है a = 2 है, b = -8 है और c = 6 है। जो इसके कोफिशिएंट हैं, तो कोफिशिएंट में हम किसको क्या डिवाइड करें कि हमारा 4 आ जाना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट लें और उसको माइनस कर दें, तो जो -8 है, -8 में हम और माइनस कर दें तो ये +8 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² का जो भी कोफिशिएंट है 2 उसे डिवाइड कर दें, तो -8 / 2 कर दें तो 4 आ गया।
इसका मतलब जिसको जैसा हमने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी बोलते हैं, बी के पहले हमने माइनस लगाया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं। तो माइनस बी अपान ए, अगर हम माइनस बी अपान ए करेंगे तो भी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। और ये हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा। अगर माइनस बी अपान ए करेंगे तो क्या आएगा, वो अल्फा प्लस बीटा जो भी आएगा उसके हमेशा इक्वल आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, माइनस बी अपान ए के हमेशा इक्वल आएगी। कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस बी अपान ए के इक्वल होगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वेरीफाइड द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी और ए क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट हैं, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आ गया हमारा कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपान ए आएगी। अब हम उन दोनों जो वही सेम है, ये हमारा पॉलिनोमियल सेम वही पॉलिनोमियल है, और हमने उसके जीरो लिखे हुए हैं, अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 3। मान लीजिए हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा किया था, अब हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा किया तो 3 आया। अब हम देखेंगे 3 हमारा कैसे आ सकता है, कोफिशिएंट की हेल्प से 3 कैसे आ सकता है। तो हम देख रहे हैं ये है हमारा c, और c से अगर हम a को डिवाइड कर देते हैं, ये c अपान a को डिवाइड कर देते हैं तो 6 अपान 2 ये 3 आ जाता है। और क्या ये हमेशा होगा, ये कोई सा भी अगर हम कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, अगर अल्फा इंटू बीटा दोनों का इंटू करें और हम c अपान a करें तो हमारा वैल्यू क्या हमेशा आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपान a। अगर हम जो जीरो आए हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू क्या आएगी, c अपान a के इक्वल आएगी। यहाँ से हमने आपको जीरोज और कोएफिशिएंट की हेल्प से हमने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये रियल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया, वैसा ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि देखते हैं, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ b की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है, c की वैल्यू क्या है, माइनस 11, और d की वैल्यू क्या है, माइनस 3। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू माइनस 11 और d की वैल्यू माइनस 3। हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं दिखाया है, अभी हम केवल रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन इसका आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसके सोल्यूशन आएंगे 3, -1 और -1/3, इसके तीनों सोल्यूशन आएंगे। अगर हम केवल अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम अभी इसके सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे। इसका सोल्यूशन आपने 9th में भी सॉल्व किया होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बता दिए कि इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करके रखे हैं। अगर आप चाहो तो इसको भी इस फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको 3 फैक्टर आएंगे। अगर 3 फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1/3। मतलब इसके जो जीरोज आएंगे वो क्या आएंगे, 3, -1, -1/3। अगर आप अल्फा इक्वल टू 3 रखोगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, -1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, -1/3 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, अगर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा गामा अगर हम तीनों को सम करेंगे और कोफिशिएंट माइनस बी अपान ए करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। अगर हम ये करें, इसको सॉल्व करके अलग से रख लें और सी अपान ए की वैल्यू फाइंड करके रखें तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू इक्वल होगी। वैसे ही अल्फा बीटा इंटू गामा, हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है और ए बी सी की वैल्यू है। अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये फार्मूले की तरह भी काम करेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए बच्चे जनरली इसके जो रिलेशन होते हैं वो भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। अब आते हैं हम फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ जीरोज आर गिवन। अगर मान लो जीरो गिवन है, पहले से ही जीरो गिवन है, अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसके हेल्प से उसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए उसके जीरो पहले से ही गिवन है, जीरो पहले से ही गिवन है, उसके जीरो पहले से गिवन है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, जीरो जो उसके गिवन है तो क्या करते हैं हम देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। अगर जीरो का सम डायरेक्ट दिया हुआ, अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, मान लीजिए अगर अलग अलग भी दिया होता तो भी हम उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते थे। मान लीजिए जैसे क्या दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3 and 2। सम, ये सम दिया हुआ है, मीन्स हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख लिया हमने। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपान ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपान ए होती है। हम यहाँ से देखेंगे क्या करना है हमको कि जो जीरोस का सम दिया हुआ है और जीरो का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि ये
कौन से पॉलिनोमियल में ऐसा होगा जिसका हम सम करें, जीरोस का सम करें तो -3 आए और उसका प्रोडक्ट करें तो 2 आए। तो देख रहे हैं हम, जैसे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, -3 हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 गिवन है और इसकी जो इसका फार्मूला होता है वो c/a होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि -b/a इक्वल टू -3, अगर मान लीजिए जैसे अगर हम a की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अगर a की वैल्यू मान लीजिए हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -b इक्वल टू -3 आएगा। -b इक्वल टू -3 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। c की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जैसे x² + bx + c है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे अगर हम a की जगह पे 1 रख दें और b की जगह पे 2 रख दें और c की जगह पे 3 रख दें, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है किस तरह का बन जाएगा, 3x² + 3x + 2 का बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, x² + 3, ये हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल है, अगर आप देखें, अगर इसके जीरो फाइंड करें, जीरो फाइंड करने के बाद सम करें तो -3 आएगा, और अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा क्या है कि एग्जाम्पल हो गया, पॉलिनोमियल का एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम अगर किसी भी k का इंटू कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल वही रहेगा। अगर जैसे हमने बोला x² + 3x + 2 आया, अगर हम इसमें सभी में 2 का इंटू कर दें तो ये पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा 2x² + 6x + 4। वो भी पॉलिनोमियल अगर आएगा, उसका भी जो जीरो का सम आएगा वो -3 आएगा, और उसके जीरो का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। हम शॉर्ट में कह सकते हैं, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है तो हम इस फार्मूले को फाइंड करेंगे। इस फार्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया था, लेकिन अगर आप चाहें एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा x + c। ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल का फार्मूला है, जिसकी हेल्प से अगर अल्फा और बीटा अलग अलग मालूम है तो पहले हम उनको सम कर लेंगे। अगर पहले से सम दिया है तो फिर हम उसे सम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 में देखिए जरा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारे इतने दिए हुए हैं, आप इसके जीरोज फाइंड करेंगे और बिटवीन द रिलेशन जीरोज, आपको रिलेशनशिप को प्रूव करना है। जितने सारे हैं ये आप रिलेशनशिप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये हमने बता दिया है। अब ये देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, ये विद द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट। पहले से सम दिया हुआ है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, ये पहले से अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। सभी में दी हुई अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। तो आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे और डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो 2.2 एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे और जैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब हम अगले दिन इसके आगे बताएंगे।